नमस्कार। आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी का मॉक टेस्ट तीसरा। ठीक है। इसमें हम 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे कैसे नए 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 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। और इससे संबंधित पेडागोजी में जो हिंदी की पेडागोजी में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन आज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विभाषिक बच्चे डॉट डॉट विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डॉट डॉट चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होता है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला है संज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, दूसरा है विस्तृत या विस्तृत, तीसरा है संज्ञानात्मक या विस्तृत, चौथा है केंद्र या सीमित। ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है संज्ञानात्मक और विस्तृत। यानी कि निम्नलिखित में से द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होंगे। ठीक है। इसका तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद अगला है, अगला दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों का पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है। यानी कि पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों का पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देगा। पहला है लोक गीतों को बढ़ावा देना, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। दूसरा है लोकगीत गाए जा सकते हैं। तीसरा है केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है। और चौथा है इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होंगे। ठीक है। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा वो है चौथा, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होंगे। ठीक है। लोकगीत क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत लोकगीत कहलाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में सांस्कृतिक विशेषताओं का परिचय होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन है कि संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने की कठिनाई होती है। उस उसकी समस्या किससे संबंधित है। यानी कि संगीता जो है अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है, लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है और उससे लिखने में कठिनाइयाँ होती है, उसे लिखने में कठिनाइयाँ होती है। तो उसको उसकी जो समस्या है वो किससे संबंधित है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देगा। पहला है डिस्ग्राफिया, दूसरा है डिस्कैल्कुलिया, तीसरा है दृष्टिबाधित और चौथा है डिसलेक्सिया। ठीक है। तो इसमें से इसका जो इसका राइट आंसर होगा वो है डिस्ग्राफिया। यानी कि जो संगीता है वो डिस्ग्राफिया से संबंधित समस्या से ग्रसित है। यानी कि उसको शब्दों को उल्टा लिखना, लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देना और उसमें उसे लिखने में जो कठिनाइयाँ होती है वो डिस्ग्राफिया के कारण उसको हो रही है। ठीक है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि शब्दों को अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते हैं और जो चीज शब्द बनाना होता है उनको उसको उस रूप में नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है। डिस्कैल्कुलिया का होता है गणना करने संबंधित जो भी हमें कठिनाइयाँ होती है उसको हम डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। ठीक है। डिसबाधित क्या है कि हमको दिखने में जो कठिनाइयाँ होती है उसको हम डिसबाधित कहते हैं। ठीक है। और चौथा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित जो भी हमको दिक्कत आती है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है पोर्टफोलियो। ठीक है। पोर्टफोलियो से क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन देगा। पहला है बच्चों के अभिभावक की पूर्ण जानकारी होती है, दूसरा है बच्चों के आकलन का सबसे सरल तरीका है, तीसरा है बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देते हैं और चौथा है बच्चों की हर प्रकार की प्रगति को पूर्ण लेखा जोखा होता है। ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, कि पोर्टफोलियो से बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी होती है। यानी कि बच्चों में क्रमिक परिवर्तन हो कैसे कैसे हो रहा है उसकी जानकारी पोर्टफोलियो में रखा जाता है। ठीक है। पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है। इसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षिका भाषा विकास के लिए सामाजिक अंतरक्रिया को महत्व देती है, वो संभवतः प्रेरित है। वन इसमें पहला है स्किनर से, दूसरा है पावलोव से, तीसरा है चमस्की से और चौथा है वाइगोस्की से। ठीक है। तो हमने कई पिछले मॉक टेस्ट में इससे संबंधित हमको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो है वाइगोस्की। वाइगोस्की जी का कहना है कि बच्चे जो भाषा का विकास होता है सामाजिक अंतरक्रिया से होता है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर वाइगोस्की होगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षक शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए, यानी कि भाषा शिक्षा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया। पहले, बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना। दूसरा है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति। दूसरा है बच्चों का व्याकरण। और तीसरा है स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है कि भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो शिक्षक है वो बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को भाषा में अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए अवसर देना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला सातवां क्वेश्चन है कि कक्षा 7 की छात्रा माला को शिक्षक संबंधित अक्षरों तथा शब्दों के ध्वनि जैसे ठाट, चाट, खाट, हाट उच्चारित करने को कहता है। शिक्षक शिक्षण के किस विधि का उपयोग कर रहा है, यानी कि एक कक्षा 7वीं में छात्रा माला को शिक्षक संबंधित अक्षरों तथा शब्दों के ध्वनि जैसे ठाट, चाट, खाट, हाट उच्चारित करने को कहता है। वो शिक्षक शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया। पहला है स्वरोच्चारण विधि। दूसरा है अनुकरण विधि। तीसरा है अक्षर बोध विधि। और चौथा है उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो शिक्षक जिस शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहता है उसका नाम है स्वर उच्चारण विधि। स्वर उच्चारण विधि मतलब कि स्वरों को उच्चारण करके पढ़ना स्वर उच्चारण विधि कहलाता है। ठीक है, तो शिक्षण विधि जो शिक्षक शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहता है वो स्वरोच्चारण विधि है। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आठवां आठवां क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रश्न पूछना, साहित्यिक कार्यक्रम कराना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक लिखित कार्य कराना आदि किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत। तीसरा है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। चौथा है अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी क्रियाशीलता को बढ़ाना चाहता है शिक्षक, जिसके अंतर्गत साहित्यिक कार्यक्रम, पाठों का अभ्यास कराना और मौखिक और लिखित कार्य कराना क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद नौवां क्वेश्चन है कि बालकों की अधिगम संबंधित कठिनाइयों को पता लगाकर उसको दूर करने का प्रयास कहलाता है। यानी कि बालकों के जो अधिगम हो रहा है पढ़ने में या किसी चीज को जानने में उनकी कठिनाइयां हो रही है, तो उसको पता लगाकर दूर करने का प्रयास क्या कहलाता है। ठीक है, पहला है मूल्यांकन विधि। दूसरा है विवेचन विधि। तीसरा है उपचारात्मक विधि। चौथा है आलोचनात्मक विधि। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है उपचारात्मक विधि, यानी कि उपचारात्मक विधि के माध्यम से बच्चों की कठिनाइयों को पता लगाकर उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, हिंदी पेडागोजी में हमें और 2 वीडियो पढ़ना है जिसमें हम मूल्यांकन और एनसीईआरटी 2005 के बारे में समझेंगे। मूल्यांकन में हम समझेंगे कि कैसे कैसे बच्चों का मूल्यांकन होता है, और उसमें हम उपचारात्मक या मूल्यांकन या विवेचन विधि को समझेंगे। ठीक है, 2 वीडियो और इसमें पढ़ना है। ठीक है, और एनसीईआरटी 2005 के बारे में समझेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन हमको देखने को इसमें मिल रहा है, तो हमको 2 और चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगला 10वां क्वेश्चन रखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, एक कक्षा में अध्यापिका व्याकरण के बारे में पढ़ा रही है। वह बच्चों को बता रही है कि संज्ञा क्या है और इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। शिक्षिका द्वारा व्याकरण का अभ्यास में प्रयोग करना सिखलाता है, यानी कि जो शिक्षिका द्वारा व्याकरण का अभ्यास में प्रयोग करना सिखलाता है, क्या सिखलाता है। ठीक है, तो पहला है व्याकरण का कार्य विधि ज्ञान। दूसरा है व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान। तीसरा है व्याकरण का व्यवहारात्मक ज्ञान। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है, यानी कि एक जो कक्षा अध्यापिका है वो व्याकरण के बारे में पढ़ा रही है और बच्चों को बता रही है कि संज्ञा क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो शिक्षिका द्वारा ये जो अभ्यास है वो व्याकरण घोषणात्मक व्यवहार को बतला रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला है 11वां। 11वां है रितिका को बाल साहित्य पठन में रुचि है।
वह कहानी के अंत जानने के लिए पठन कर रही है। इस पठन को क्या कहते हैं? यानी कि एक रितिका है जो बाल साहित्य की पठन में रुचि है, वो कहानी को अंत जानने के लिए पठन कर रही है, वो पठन क्या कहलाता है? ठीक है, तो पहला है बारीकी से पठन, दूसरा है सरसरी दृष्टि से पढ़ना पढ़ना तीसरा है गहन पठन और चौथा है स्वस्वर पठन। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है सरसरी दृष्टि से पठन। सरसरी दृष्टि मतलब कि हमें कहानी का पूरा सार जानना होगा थोड़े समय में, तो हम किसी चीज को बारीकी से न पढ़ के जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और उसका अंतिम स्वरूप क्या है, उस अंतिम कहानी में क्या कहा गया है, उसको हम जब जानने की कोशिश करते हैं तो हम सरसरी दृष्टि से पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी को हम सरसरी दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो इसका दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि रितिका बाल साहित्य के पठन में रुचि है और वह कहानी के अंत जानने के लिए सरसरी दृष्टि से पढ़ना सरसरी दृष्टि से पढ़कर उसको जानने की कोशिश करती है। ठीक है, इसके बाद अगला 12वां क्वेश्चन है। 12वां है कि ट्रांस लैंग्वेज यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना के संबंध में इस कथन के अ और ब पर विचार करें। पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों पर घर की बोलचाल की भाषा में समझाना ट्रांस लैंग्वेज है। दूसरा है ब ट्रांस लैंग्वेज संप्रेषणात्मक क्षमता को संवर्धन के लिए जानी गई भाषा के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि जो ट्रांस लैंग्वेज है यानी कि एक भाषा दूसरी भाषा में, जैसे मान लीजिए कि टीचर कोई पढ़ा रहा है और किसी शब्द को समझाना होगा तो वो दो भाषाओं को एक ही साथ प्रयोग कर रहा है। जैसे मान लीजिए उसकी मातृभाषा है, बच्चों की जो मातृभाषा है उसको, और जो पढ़ाने जाए वाली जो भाषा है उसको एक साथ मिलाकर उनको समझा रहा है, तो उसको हम ट्रांस लैंग्वेज भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया अ ब एक ऑप्शन दिया गया और उसमें पूछा गया कि अ और ब में दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है। ठीक है, तो इसमें अ में दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को घर की बोलचाल की भाषा में समझाना ट्रांस लैंग्वेज है, और ब है ट्रांस लैंग्वेज संप्रेषणात्मक क्षमता को संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। ठीक है, तो इसमें पहला है अ सही है ब गलत है, दूसरा है अ गलत है ब सही है, तीसरा है अ और ब दोनों सही है और चौथा है अ और ब दोनों गलत है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है अ और ब दोनों सही है। ठीक है, यानी कि ट्रांस लैंग्वेज में पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को घर की बोलचाल की भाषा में समझा सकते हैं, उसको हम ट्रांस लैंग्वेज कहते हैं। और ट्रांस लैंग्वेज के संप्रेषण से क्षमता और संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच की भाषा के दूसरे में व्यवहार करना है। यानी कि ट्रांस लैंग्वेज से जब हम बच्चों को समझाएंगे तो संप्रेषण का जो समझाने का तरीका होगा वो बच्चों को अच्छी तरीके से उनके व्यवहार में आएगा और बच्चे उन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अ और ब दोनों सही है। ठीक है, ट्रांस लैंग्वेज की संबंध में। ठीक है, यानी कि 13वां क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को केस अध्ययन देना चाहता है और निम्नलिखित में कौन सा प्रसंग सबसे उपयुक्त होगा? ठीक है, यानी केस अध्ययन देना चाहता है तो इसमें से कौन सा प्रसंग सबसे उपयुक्त होगा? ठीक है, तो पहला है समाज के प्रकार होगा, दूसरा है कक्षा में भाषागत विविधता, तीसरा है सर्वनाम के उदाहरण और चौथा है आंखों देखी घटना का वर्णन। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है कक्षा में भाषागत विविधता। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि कक्षा 6 की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में रचनात्मक आकलन को महत्व देती है। वह शिक्षिका बच्चों का अवलोकन करती होगी। किस तरीके से अवलोकन करती होगी? तो पहला है केवल बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के समय, दूसरा है केवल बच्चों के चित्र बनाते समय, तीसरा है संपूर्ण शिक्षक प्रक्रिया के दौरान और चौथा है लिखित परीक्षा के दौरान। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि शिक्षिका अपनी कक्षा में रचनात्मक आकलन का महत्व देती है और वो शिक्षक के बच्चों का अवलोकन करती है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों का अवलोकन करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला 15वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। 15वां और लास्ट क्वेश्चन है कि जब दिवाली मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है: सजावट का सामान, पटाखे लाया, सजावट, मिठाई, जलपान, पूजा, दीपक जलाए, मैंने सजाया। अब शिक्षार्थी को अनुच्छेद लिखने के किस चरण पर
सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक जो अध्यापक है वो बच्चों को दिवाली पर अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है, और जो शिक्षार्थी है जो अनुच्छेद लिख रहा है वो लिखने में जिस प्रकार से वो लिख रहा है वो है: सजावट का सामान, पटाखे लाया, सजावट, मिठाई, जलपान, दीपक जलाया, मैंने सजाया। ये जिस प्रकार से लिख रहा है वो शिक्षार्थी को अनुच्छेद लिखने के लिए किस चरण को सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो पहला है कल्पनाशीलता का, दूसरा है संरचना बनाना, तीसरा है मसौदा तैयार करना, चौथा है संपादन करना। ठीक है, तो इसका जो है इसका राइट आंसर होगा वो है संरचना बनाना। यानी संरचना बनाकर हमें लिखना चाहिए कि कौन सी चीजें पहले आएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने दिवाली तो अनुच्छेद लिखना है, तो पहले हम घर को साफ सुथरा करेंगे, साफ सुथरा के बाद घर को सजाएंगे, उसके बाद सजाने के बाद दीपक जलाएंगे। तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए लिखने का, तो उसी को हम संरचना बनाने के तहत प्रक्रिया बनाएंगे और उसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा संरचना बनाना। ठीक है, तो ये हमने 15 क्वेश्चन किए, और हिंदी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकते हैं पेपर में, सीटेट में। ठीक है, आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इससे दो और प्रैक्टिस सेट या और कुछ प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, और कुछ हिंदी के पेडागोजी के वीडियो को भी और दो चैप्टर है उसको हम देखेंगे, जिसमें मूल्यांकन है और एनसीएफ 2005 को पढ़ेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।